पार्ट फोर्थ ले रहे हैं, जिसमें अपन पार्ट 3 में बीज गणित पढ़ी थी और बीज गणित के अंदर समीकरणों को हल करना सीखा था। समीकरणों को हल करने के लिए हमने दो विधियों का अध्ययन किया था। उसमें पहली जो विधि थी उसमें 4 नियम थे और दूसरी जो विधि थी उसका नाम था शून्य साम्य समुच्चय विधि और इसके कुल 6 नियम थे और 6 नियमों में हमने पहला नियम पढ़ लिया था। तो आज हम उसका दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा नियम है कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो तो चर राशि का मान शून्य होता है। तो अपन यहां लेंगे सूत्र का द्वितीय अर्थ एवं अनुप्रयोग। सूत्र का द्वितीय अर्थ एवं अनुप्रयोग तो इसका है एक घातीय समीकरण जिसके दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद समान हो तो उसमें चर राशि का मान शून्य होता है। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का द्वितीय अर्थ एवं अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। क्या है उसका नियम? एक घातीय समीकरण यानी ऐसा समीकरण हो जिसमें चर की केवल एक घात हो, जिसके दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद क्या होने चाहिए? समान। और यदि एक घातीय समीकरण हो और जिसके दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद समान हो तो उस समीकरण में जो भी चर राशि होगी उसका मान शून्य हो, अर्थात चर राशि का मान शून्य होता है। जैसे देखिए अपन, आपको ये नियम यदि समझ में आ गया तो अब अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपके पास 5x + 6 और +8 बराबर 2 कोष्ठक x + 7। ये आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। अब अपन इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमें इसको ये समझना होगा कि एक तो एक घातीय समीकरण, नंबर 2 स्वतंत्र पद। तो देखो पहले हम इनको हल करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए यहां ये और ये तो क्या है? चर राशि दे रखी है, उसका गुणांक दे रखा है। और यहां ये दोनों जो संख्याएं हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? स्वतंत्र पद बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे अपन 5x + 6 8 14। अब अपन इस ये तो कौन सा था आपका? वाम पक्ष, बायां पक्ष। अब हम दाएं पक्ष को हल करेंगे। तो 2 को अपन x से गुणा करेंगे तो 2x और 7 × 14। अब हम इस समीकरण को देखेंगे कि ये एक घातीय समीकरण है, क्योंकि यहाँ चर की घात 1 है, यहाँ भी चर की घात 1 है। नंबर 2 स्वतंत्र पद, तो यहाँ स्वतंत्र पद क्या है? 14 और यहाँ भी स्वतंत्र पद क्या है?
इसलिए ये सूत्र का द्वितीय अर्थ एवं अनुप्रयोग की पालना कर रहा है कि एक घातीय समीकरण जिसके दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद समान हो तो उसमें चर राशि का मान शून्य होता है। तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद समान बराबर 14। ये निकाल दिया कि दोनों पक्षों की क्या है, स्वतंत्र पद समान है और वो कितने हैं, 14। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे आप, सूत्र शून्य सामने समुच्चय के द्वितीय अनुप्रयोग से, द्वितीय अनुप्रयोग से। तो द्वितीय अनुप्रयोग में क्या लिखा है कि एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद समान हो तो चर राशि का मान शून्य प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ चर राशि क्या है, चर राशि है या x, तो यहाँ x का मान कितना आ गया, शून्य। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से हमें समीकरण को देखना होगा, समझना होगा, पता लगाना होगा कि हम कौन सा अनुप्रयोग काम में ले रहे हैं और उसी अनुप्रयोग के अनुसार हम हल करेंगे। तो ये आपके पास पहला एग्जांपल हो गया। अब अपन एक दूसरा एग्जांपल अलग तरीके का लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया x + 6 x + 4 बराबर x + 2 और x + 12, ये क्वेश्चन दे दिया। अब हमें इसको समझना होगा और हमें देखो इससे पहले सूत्र प्रावर्ती योजित में भी अपन ने एक ऐसा उदाहरण देखा था। इसमें उसमें फर्क ये है कि उसमें आप इन दोनों को गुणा करके देखोगे, जैसे इसका ये स्वतंत्र पद है, इसका ये स्वतंत्र पद है, ठीक है। इसी प्रकार इसका ये स्वतंत्र पद है, इसका ये स्वतंत्र पद है। तो इन दोनों को गुणा करो आप तो कितने हो जाएंगे, 6 चौक 24। इनको भी गुणा करो 12 दूनी 24। यदि ये इन दोनों का गुणनफल यदि बराबर आ रहा है तो आप ये मानिए कि सूत्र शून्य सामने समुच्चय का द्वितीय अनुप्रयोग हमें काम में लेना होगा। और अगर मान लीजिए इनका गुणा समान नहीं होता है तो फिर हमें सूत्र प्रावर्ती योजित की जो नियम है वो हमें काम में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया कि स्वतंत्र पद वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यहाँ 6 चौक 24 स्वतंत्र पद, यहाँ 12 दूनी 24 स्वतंत्र पद समान है। परंतु एक कंफ्यूज यहाँ है कि हमें दे रखा है एक घातीय समीकरण, लेकिन हम इसको इससे यदि हम गुणा करेंगे तो एक घातीय समीकरण नहीं आता है, लेकिन उसको हल करेंगे तो एक घातीय समीकरण बनता है। कैसे बनता है देखिए आप, वैसे इसको हल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि एक घातीय समीकरण कैसे होता है। हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, x को 8 से गुणा करेंगे तो x², x को 4 से गुणा करेंगे तो 4x, 6 को x से गुणा करेंगे तो 6x और 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24। तो ये तो इसका गुणा हो गया। इधर इसको करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो x², x को 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 12x, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x और 12 दूनी 24। अब इसको हल करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो ये तो x कर जाएगा। अब ये दोनों पद क्या हैं, समान है, तो इनको जोड़ देंगे तो 6 और 4 10x प्लस के 24। इधर ये हो जाएगा x² और 12 2 14x प्लस के 24। अब देखिए x² से x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x² से x² कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बच गया, 10x प्लस 24 इक्वल टू 14x प्लस 24। अब देखिए आप क्या हो गया, एक घातीय समीकरण। तो एक घातीय समीकरण हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, शब्द दोनों पक्षों की स्वतंत्र पद। तो ये वाम पक्ष का स्वतंत्र पद है और ये दक्षिण पक्ष का स्वतंत्र पद है।
तो ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब आपको पता चल गया कि यहाँ शून्य सामे समुच्चय का द्वितीय अनुप्रयोग काम में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद समान, यानी कितने हैं 24 है। जब दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद समान और एक घातीय समीकरण है तो इसका मतलब उसमें जो चर राशि है उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। तो इसके लिए यहां अपन को अपना नियम लगा देंगे। क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे अपन सूत्र शून्य साम्य समुच्चय, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के द्वितीय अनुप्रयोग से। तो यहां देखो चर राशि क्या है, x है, तो x बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ y होता तो y का मान शून्य होता, अगर यहाँ z होता तो z का मान शून्य होता। तो ये आपका शून्य साम्य समुच्चय का द्वितीय अर्थ अनुप्रयोग क्लियर हो गया। तो उदाहरण में आपको दोनों उदाहरण अलग प्रकार के समझाए मैंने। यहाँ ये उदाहरण समझाने का कारण ये था कि आप की जो कंफ्यूज अगर हो जाए आप तो उसको आप क्लियर कर लें कि अगर इस प्रकार के, क्योंकि दोनों विधियों में ऐसे क्वेश्चन हैं तो इसलिए इस विधि से पहचान लो और बच गए वो उसमें दूसरी विधि आप काम में ले लेंगे। तो ये अपना कौन सा हो गया, सूत्र का द्वितीय अर्थ एवं अनुप्रयोग। अब इसके बाद में हम तीसरी विधि का अध्ययन करेंगे, नंबर 3, सूत्र का तृतीय अर्थ एवं अनुप्रयोग। कौन सी विधि चल रही है, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय, और इसमें कितने अनुप्रयोग है, 6 में से हम कौन सा अनुप्रयोग सीख रहे हैं, तीसरा अनुप्रयोग की क्या विशेषता होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें दो पद हो, ऐसा समीकरण जिसमें दो पद हो जिनके अंश परस्पर समान हो तो उनके हरों के योग के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ऐसा समीकरण जिसमें दो पद हो तथा उनका अंश समान हो तो उनके हरों के योग के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्लियर। कौन सा है, सूत्र का तृतीय अर्थ एवं अनुप्रयोग। क्या कराएंगे, ऐसा समीकरण जिसमें दो पद हो। पहली कंडीशन है उसमें कितने पद होने चाहिए, दो पद होने चाहिए। नंबर 2, उनका अंश समान होना चाहिए, और जो दोनों पद हैं उनका अंश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तब उनके हरों के योग के बराबर, तब हम उनके हरों को आपस में जोड़ देंगे और हरों का जो योग आएगा उसके बराबर में शून्य रखकर हम चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे।
तब आपको क्लियर हो आ जाएगा समझ में। देखिए जैसे 1 बटे x प्लस 4 प्लस 1 बटे x प्लस 6 और इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या है, ये है समीकरण। और इस समीकरण में देखो कितने पद हैं, 1 और 2। ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच में ये चिन्ह लग गया तो यहाँ 2 प्लस के चिन्ह है, एक यहाँ एक यहाँ, इसलिए कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। और इनके अंश देखो, ये भी एक है ये भी है, अंश क्या हो गए, समान। क्लियर। तो यहाँ सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का तृतीय अनुप्रयोग काम में आएगा। तो क्या करेंगे अपन, इसकी ये विशेषता दे रखी है, एक विशेषता तो ये दे रखी है कितने पद होने चाहिए, 2। दूसरी विशेषता ये होगी उनके अंश क्या होने चाहिए, समान। जब दोनों समीकरण अगर दोनों विशेषताओं को पूर्ण कर रहा है, अर्थात उस समीकरण में दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, तो वहां पर कौन सा अनुप्रयोग काम मिलेंगे, सूत्र का तृतीय अर्थ एवं अनुप्रयोग। तो क्या लिखेंगे अपन यहां, समीकरण में 2 पद हैं तथा अंश समान है, अंश समान है अर्थात 1। ये लिख सकते हो अंश समान बराबर 1। तो यहां ये दोनों विशेषता कंप्लीट होगी, तब आप लिख देंगे सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के तृतीय अनुप्रयोग से, अब तृतीय अनुप्रयोग क्या कर रहा है, तृतीय अनुप्रयोग आपको ये कह रहा है कि 2 पद होने चाहिए और उनके अंश परस्पर समान हो तो उनके हरों के योग के बराबर। तो अब एक तो ये है कि ये हर, तो क्या लिखेंगे x प्लस 4 x प्लस 6 बराबर में 0, यानी हरों के योग के बराबर 0 रखकर चर राशि का मान निकालेंगे। इनको हल करेंगे, x में x जोड़ देंगे तो कितने हो गए 2x, 6 और 4 10 बराबर में 0। अब 10 को जब इधर रख देंगे तो इसका पक्ष समांतर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर -10 और x बराबर -10 में 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ गया -5। तो ये आपके पास किसका मान आ गया, ये आपके पास x का मान आ गया। तो यह चर राशि है, तो हर का योग के बराबर 0 रखकर हम चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। चर के लिए कोई विधायक नहीं है कि x से आए, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आप प्रश्न को समझिए और उसी हिसाब से हम इसको हल करेंगे। तो ये आपका कौन सा हो गया, सूत्र का तृतीय अर्थ एवं अनुप्रयोग, यानी शून्य साम्य समुच्चय का तृतीय अनुप्रयोग काम में ले लिया। और उदाहरण लेते हैं इसका, जैसे मान लीजिए 5 बटे में 5x प्लस 6 प्लस 5 बटे में 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए आप, एक ऐसा समीकरण जिसमें 2 पद है, तो 2 पद हो गए, एक रेखा। क्लियर। और उनके अंश समान है। क्लियर, यहां देखो 5 और 5 अंश समान है, ये भी क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, उनके हरों के बराबर में 0 रख के चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। तो क्या लिख देंगे आप, समीकरण में 2 पद तथा अंश परस्पर समान, कितना है 5। ठीक है, गलत या निकले हो तो भी आपका चलेगा, यहां तक लिख दो। ठीक है, अब यहां हम लाइन लिखेंगे, कौन सी लाइन लिखेंगे, याद करना, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का तृतीय अनुप्रयोग से। और तृतीय अनुप्रयोग क्या कर रहा है, हरों के जोड़ के बराबर में, तो 5x प्लस 6 प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0। तो हरों के योग के बराबर में क्या रख दिया हमने 0। अब चर राशि का मान निकालेंगे,
5x और 4x जोड़ेंगे तो कितने x आ गए 9x, 6 और 12 18 बराबर 0। 18 को जब हम दक्षिण पक्ष में भेजेंगे तो 9x बराबर माइनस के 18 और x बराबर माइनस के 18 बटे 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ x का मान कितना आ गया माइनस का 2। क्लियर? तो ये आपके पास सूत्र का तृतीय अर्थ एवं अनुप्रयोग क्लियर हो गया। 2 उदाहरण हो गए। अब आप अपनी तरफ से किताब में से या अपनी तरफ से कोई भी उदाहरण बनाइए और निकालने का प्रयास कीजिए, तो निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है आप आराम से कर सकते हैं। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। जैसे जैसे नियम में लिखा रहा हूं उन नियमों को आप नोट करते जाइए, जिससे आपको ज्यादा सुविधा रहेगी। अब इसके बाद में नंबर 4 चौथा हम नियम पढ़ रहे हैं किसका? सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का चतुर्थ अर्थ एवं अनुप्रयोग। चतुर्थ अर्थ एवं अनुप्रयोग क्या करा है कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग दोनों पक्षों के हरों के योग के बराबर हो या निश्चित अनुपात में हो तो दोनों में से किसी एक के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। ये मैंने आपको मौखिकली बता दिया। अब मैं आपको लिख के बताता हूं क्या लिखेंगे। सूत्र का चतुर्थ अर्थ एवं अनुप्रयोग। किसी समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग तथा दोनों पक्षों के हरों का योग समान हो या एक निश्चित अनुपात में हो तो दोनों में से किसी एक के बराबर में शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो आप इसको एक बार पढ़िए, फिर भी यदि आपकी समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक बार दोबारा पढ़िए। 2 बार जब इस नियम को पढ़ेंगे तो आप आराम से इसको हल कर लेंगे। अब मैं कोई समीकरण ले रहा हूं, इसका एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे। समीकरण के दोनों पक्षों में तो निश्चित है समीकरण है, और दूसरे लेते हैं 5x + 6 बटे 4x + 8 इक्वल टू 2x + 10, ठीक है, और 3x + 8। ये अपन ने एक समीकरण ले लिया, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे हम चलेंगे और उसके बाद में इसको निकालेंगे। तो क्या कर रहा है, किसी समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग, ठीक है। तो अब देखो यहां लिखेंगे दोनों
पक्षों के अंशों का योग। तो देखो वाम पक्ष का अंश ये है और दक्षिण पक्ष का अंश ये है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। क्या लिखेंगे अपन? 5x + 6 प्लस 2x + 10 जोड़ेंगे तो 5x 2x कितने हो गए 7x और प्लस के कितने हो गए 16। क्लियर? ये आ गया तो दोनों पक्षों के अंशों का योग। फिर लिखेंगे अपन दोनों पक्षों के हरों का योग। अब वाम पक्ष का ये हर और दक्षिण पक्ष का ये हर, इनको जोड़ेंगे 4x + 8 3x + 8 तो 4 और 3 7x प्लस के 16। देखिए आप क्या करा है, दोबारा पढ़ें। किसी समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग तथा दोनों पक्षों के हरों का योग समान हो, तो यहाँ क्या हो गया? समान हो गया। या एक निश्चित अनुपात में हो, तो निश्चित अनुपात में अगला एग्जाम्पल लेते हैं। निश्चित अनुपात क्या होता है? दोनों में से किसी एक के बराबर, अब दोनों में से चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, दोनों में से किसी एक के बराबर क्या रखेंगे? हम शून्य रखेंगे और हम चर राशि का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो यहाँ क्या लिखोगे आप? क्या लिखेंगे? सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का चतुर्थ अनुप्रयोग से चौथा अनुप्रयोग काम में ले रहे हैं। तो क्या लिखेंगे अपन? 7x + 16 = 0 और 16 का पक्षांतर कर देंगे तो 7x = -16 और x = -16/7। तो यहाँ x का मान कितना आ गया? -16/7। तो यहाँ हमने चर राशि का मान ज्ञात कर लिया। क्लियर? अब इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसे क्लियर है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक तो क्या दे रखे हैं? दोनों पक्षों के अंशों का योग हरों के योग के बराबर हो या निश्चित अनुपात में। तो अब अपन दूसरा पॉइंट ले रहे हैं निश्चित अनुपात में, कि निश्चित अनुपात क्या है। तो इसका एग्जांपल ले रहे हैं 2x + 10 / 3x + 8 बराबर x + 2 और ये हो जाएगा 3x + 16। ये आपको क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब अपन करके देखते हैं कौन सा अनुप्रयोग चल रहा है अपना? चतुर्थ अनुप्रयोग। तो हम क्या लिखेंगे? पहले दोनों पक्षों के अंशों का योग। क्या लिखेंगे अपन? 2x + 10 x + 2 तो 3x + 12। ठीक है, फिर देखिए अपन यहां लेंगे दोनों पक्षों के हरों का तो 3x + 8 3x + 16 तो 3 3 6x और 16 और 8 24। ठीक है, देखिए अपन ने तो पढ़ा था ये तो बराबर होना चाहिए। क्लियर? या निश्चित अनुपात होना चाहिए। तो देखिए यहां तो है 3x + 12 और यहां है 6x + 24। तो यानी इनका निश्चित अनुपात है। निश्चित अनुपात कैसे? कि ये जो हरों का योग जो है वो अंशों के योग से दुगुना है। जैसे 3 दूनी 6 12 दूनी 24। तो ये 6 है वो 3 का दुगुना है और 24 है ये 12 का दुगुना है। तो इनका निश्चित अनुपात हो गया 1:2। निश्चित अनुपात हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आपका आंसर समान आएगा। ठीक है, चाहे आप दोनों पक्षों के अंशों को योग को ले लो
चाहे आप दोनों पक्षों के हरों को योग ले लो, आपका आंसर सही आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन? सूत्र शून्य सामयिक समुच्चय के चतुर्थ अनुप्रयोग से, और हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं अपन, क्या लिखेंगे? 6x + 24 = 0। एक को ही लेना है अपन को, लेकिन मैं दोनों को लेके आपको दिखाता हूं, आंसर दोनों के समान आएंगे। आपको क्या लेना है? एक को लेना है। मैं दोनों का कंपैरिजन करके दिखाता हूं कि वास्तव में दोनों का आंसर समान आता है क्या। तो जिससे क्या है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 6x + 24 = 0 ले लिया, इधर 3x + 12 = 0। आपको क्या लेना है? एक को लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसका कक्षानांतर कर देंगे। तो 6x = -24 और x = -24 में 6 का भाग देंगे तो 6 × 24, तो x बराबर कितने आ गए? -4। इसको हल करेंगे कक्षानांतर, तो 3x = -12 और x = -12 में 3 का भाग देंगे, 3 × 12, तो x = -4। तो इधर भी क्या आ गया? x = -4 आ गया, इधर भी क्या आ गया? x = -4। तो इसका मतलब आपका एक समस्या का समाधान हो गया कि दोनों में से एक को लेने पर क्या आंसर समान आएगा। किसी को ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, क्योंकि निश्चित अनुपात है, तो निश्चित अनुपात का आंसर समान आएगा। आपको क्या लेना है? एक को लेना। जैसे अपन ने इसको ले लिया 6x + 24 = 0, इसको हल किया तो x का मान आ गया -4। तो ये आपका दो एग्जांपल हो गए, दोनों अलग अलग प्रकार के लिए, कि अगर दोनों समान हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों निश्चित अनुपात में हो तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी विधि होगी। तो अब इसके बाद में अपन 5वीं विधि पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ? नंबर 5, सूत्र का पंचम अर्थ एवं अनुप्रयोग। देखो सूत्र पंचम अर्थ एवं अनुप्रयोग मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि किसी समीकरण के वाम पक्ष अर्थात बायां पक्ष के अंश व हर का अंतर, दक्षिण पक्ष के अंश व हर का अंतर समान हो या निश्चित अनुपात में हो, तो दोनों में से किसी एक के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं। किसी समीकरण के वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर तथा दक्षिण पक्ष के अंश व हर का अंतर समान हो या एक निश्चित अनुपात में हो, तो दोनों में से किसी एक के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात किया जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए दोबारा अपन इसको समझते हैं। किसी समीकरण के वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर, अर्थात यहां में क्या करना है कि जो बायां पक्ष है उसके अंश और हर का अंतर करना है। तो इसमें यह नहीं पता है कि अंश में से हर को घटाना है या हर में से अंश को घटाना है, नहीं, इसने कहा वह हर। तो हमें क्या है ये देखना है कि अंश बड़ा है या हर बड़ा है।
जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटे को घटा देंगे। ऐसे ही दक्षिण पक्ष में चलेंगे और दक्षिण पक्ष में वही अंश व हर, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा देंगे और फिर जो अंतर है उसकी तुलना करेंगे। यदि अंतर समान हो या निश्चित अनुपात में हो तो दोनों में से किसी एक के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करें। देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन जैसे दे दिया आपको 5x प्लस 6 बटे 2x प्लस 4 बराबर x प्लस 2 बटे 4x प्लस 4 ये दिया। ठीक है, तो देखो कई बार क्या होता है कि इस समीकरण में, ऐसे समीकरण में दो नियम काम आ जाते हैं। चौथा नियम भी काम आता है, पांचवा भी। फिर आप दोनों में से कोई भी नियम काम में ले सकते हो। देखो चौथा नियम भी काम में आ रहा है। कैसे? दोनों पक्षों के अंशों का योग 5x एक 6x 6 2 8, तो दोनों पक्षों के अंशों का योग हुआ 6x प्लस 8 और हरों का 4x 2 6x प्लस 8। तो यहाँ कौन सा नियम काम में आ रहा है? चौथा नियम भी आ रहा है। तो चौथा नियम पढ़ चुके अपन, अब पांचवा नियम करके देख लेते हैं। देखो क्या करेंगे अपन, पहले वाम पक्ष को लेंगे, तो यहां लेंगे वाम पक्ष के किसका अंतर होगा यार? अंश व हर का, अंश व हर का अंतर। देखिए अब हम इसमें पहचानेंगे कि वाम पक्ष में अंश बढ़ा है या हर बढ़ा है। तो अंश व हर की पहचान चर राशि से करेंगे। तो वो यहाँ कितने x है? 2x। यहाँ कितने x है? 5x। अर्थात यहाँ ये बढ़ा है, तो लिखेंगे अपन 5x प्लस 6 माइनस क्या लिखेंगे? कोष्टक में लगा देंगे 2x प्लस 4। अब इसको हल करेंगे, ये तो 5x प्लस 6। देखो कोष्टक से पहले यदि माइनस का चिन्ह होता है तो कोष्टक के अंदर की जो भी संख्या है उन सब का चिन्ह बदल जाता है। तो देखो 2x किसका प्लस का, तो किसको हो जाएगा? माइनस का। 4x किसका प्लस का, तो किसको हो जाएगा? तो 5x में से 2x घटाएंगे तो कितने x आ गए? 3x। और 6 में से 4 घटाएंगे तो कितने आ गए? 2। तो वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर कितना आ गया? 3x प्लस 2। अब लिखेंगे हम दक्षिण पक्ष के अंश व हर का अंतर। देखिए इसमें अंश बढ़ा है या हर बढ़ा है? या हर बढ़ा है, तो क्या लिखेंगे? 4x प्लस 4 माइनस x प्लस 2, तो 4x प्लस 4 माइनस x माइनस 2। तो 4x में से x गया तो कितने बचे? 3x। और 4 में से 2 गया तो 2। देखिए क्या हो गए? दोनों समान हो गए। समान हो गए तो इसका मतलब दोनों में से किसी एक के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ क्या नियम लिखेंगे? काट पढ़ चुके हो, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के पंचम अनुप्रयोग से। ठीक है, मैं लिख के बताता हूं आपको। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के पंचम अनुप्रयोग से। तो क्या लिखेंगे अपन? 3x प्लस 2 बराबर 0। अब 2 का पक्षांतर कर देंगे, तो 3x बराबर माइनस के 2 और x बराबर माइनस के 2 बटे में 3। तो ये यहाँ कौन सा नियम लग गया आपका? सूत्र का पंचम अनुप्रयोग। क्लियर हो गया? आप ये जो परिभाषा है, ठीक है, इसको आप समझिए और उसके बाद में दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका समान वाला। अब इसमें दूसरा नियम वो बताया था क्या, कि निश्चित अनुपात में भी हो सकते हैं। तो इसका भी अपने एग्जांपल ले लेते हैं। प्रत्येक के दो एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो इसमें
आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको x प्लस 4 बटे 6x प्लस 8, ठीक है, 6x प्लस 6 लेते हैं। फिर 11x प्लस 8 और यहां लेते हैं x प्लस 4। ये आप लोगों ने समीकरण दे दिया, ठीक है। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, पहले तो चौथा नियम लगा के देख लेते हैं। 11x रहेगी 12x प्लस 12, 7x प्लस 10, चौथा नियम काम में नहीं आ रहा, तो फिर पांचवा नियम काम में लेंगे। क्या कि वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर, वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर। तो क्या करेंगे, हर बड़ा है 6x प्लस 6 माइनस x और माइनस 4। देखो यहाँ मैंने कोष्टक नहीं लगाया, पहले वाले में कोष्टक लगाया था, इसमें कोष्टक नहीं लगाया। तो कोष्टक नहीं लगाया तो हम क्या करेंगे कि ये तो हर ले लिया और जब अंश को लिखेंगे तो दोनों के चिन्ह बदल देंगे। ये x किसका है प्लस का, इसका लगा दिया मैंने माइनस का, 4 किसका है प्लस का, इसका लगा दिया मैंने चिन्ह बदल दिया। तो 6x में से x गया तो कितना बचा 5x, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2। तो अंश वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर आ गया 5x प्लस 2। अब यहां लिख देंगे अपन दक्षिण पक्ष के अंश व हर का अंतर। तो इसमें क्या बढ़ा है, अंश बढ़ा है, तो 11x प्लस 8 माइनस x और माइनस 4। तो 11x में x गया तो कितने हो गए 10x, 8 में 4 गया तो कितने बच गए 4x। तो यहां देखिए आप समान तो नहीं है, तो निश्चित अनुपात करके देख लेते हैं। 5 को किससे गुणा करें साजिए 2 से, तो यहाँ भी 2 से गुणा करके देखो 2 दूनी 4, तो निश्चित अनुपात हो गया। यानी ये जो है दक्षिण पक्ष के अंश और हर का अंतर है वो वाम पक्ष के अंश व हर के अंतर से दुगुना है, तो निश्चित अनुपात हो गया। तो यहाँ लाइन देंगे सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का पंचम अनुप्रयोग से, और दोनों में से कोई एक ले लेंगे और उसके बराबर शून्य रखकर हम चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। जैसे 10x प्लस 4 बराबर शून्य, तो 10x बराबर माइनस 4, x बराबर माइनस 4 बटे 10 काट देंगे 5 दूनी 10, और तो आपके पास x का उत्तर क्या आ गया है माइनस के 2 रुपए में 5। तो ये आपका पांचवा अनुप्रयोग क्लियर हो गया। और अब अपन लास्ट पढ़ रहे हैं नंबर 6, सूत्र का षष्ठ अर्थ एवं अनुप्रयोग। सूत्र का षष्ठ अर्थ एवं अनुप्रयोग समझिए आप। किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो दो पद हो, किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो दो पद हो तथा सभी पदों के अंश परस्पर समान हो, तो वाम पक्ष के हरों का योग दक्षिण पक्ष के हरों के योग के बराबर हो या निश्चित अनुपात में हो, तो दोनों में से किसी एक के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैं लिखा रहा हूं, किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो दो पद हो तथा प्रत्येक पद का अंश समान हो,
तो वाम पक्ष के हरों का योग तथा दक्षिणी पक्ष के हरों के योग के बराबर हो या एक निश्चित अनुपात में हो तो दोनों में से किसी एक के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, दोबारा बोलता हूं मैं, किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो दो पद हों तथा प्रत्येक पद का अंश समान हो तो वाम पक्ष के हरों का योग तथा दक्षिण पक्ष के हरों के योग के बराबर या एक निश्चित अनुपात में हो। क्या योग? तो दोनों में से किसी एक के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। 1/x + 4 1/x + 6 बराबर 1/x + 2 1/x + 8। देखिए आप, पहले अपन इस नियम को दोहराएंगे। किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो दो पद होते हो, ये वाम पक्ष है और ये दक्षिण पक्ष है। तो वाम पक्ष में कितने पद है? 2, और दक्षिण पक्ष में कितने पद है? 2। तो पहली शर्त कंप्लीट हो गई। प्रत्येक पद का अंश समान, प्रत्येक पद का अंश वो 1 1 1 1, तो दूसरी शर्त कंप्लीट हो गई। अब क्या करना पड़ेगा? वाम पक्ष के हरों के योग को जोड़ेंगे और दक्षिण पक्ष के हरों के योग को जोड़ेंगे। अगर दोनों का योग या तो क्या होना चाहिए? समान, या एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, तो हम उसके बराबर शून्य रख के चर राशि का मान ज्ञात करें। तो देखो हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक पक्ष में दो दो पद तथा अंश परस्पर समान 1। ये आपका होगा प्रत्येक पक्ष में दो दो पद हैं तथा अंश परस्पर समान है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ? तो अब लिख देंगे अपन वाम पक्ष के हरों का योग। तो क्या आ रहे हैं? x + 4 और x + 6 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 2x + 10। अब यहां क्या लिख देंगे? दक्षिण पक्ष के हरों का योग x + 2 + x + 8, तो ये हो गए 2x + 10। तो देखिए यहाँ समान आ गए, एक निश्चित अनुपात में आएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? सूत्र शून्य सामे समुच्चय के षष्ठ अनुप्रयोग से, छठा अनुप्रयोग से क्या है कि दोनों में से किसी एक के बराबर क्या कर दो? शून्य। तो 2x + 10 बराबर शून्य ले लिया, पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर -10 आ जाएगा और x बराबर -10 में 2 का भाग देंगे तो -5। तो x का उत्तर क्या आ जाएगा आपके पास? -5। तो ये सूत्र का कौन सा अर्थ हो गया? छठा। अर्थ भी हो गया, उसका अनुप्रयोग भी हमने कर लिया। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। ये पहला एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल कैसा भी हो आप बना सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और लेकिन उसमें ये जो शर्त जो दे रखी है वो एग्जांपल शर्त पूरी करना चाहिए। जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं 5/x + 4 + 5/x + 2
बराबर 5/2x प्लस 6 प्लस 5/x प्लस 9 ये लिखा पढ़ना क्या लिया 5/x प्लस 4 प्लस 5/x प्लस 2 इक्वल टू 5/2x प्लस 6 और प्लस 5/x प्लस 3 ले लिया। तो सबसे पहले देखो वाम पक्ष में 2 पद और दक्षिण पक्ष में 2 पद है और प्रत्येक पद के अंश समान है। तो इसका मतलब कौन सा नियम काम में आ रहा है? छठा नियम काम में आ रहा है। तो क्या देंगे प्रत्येक पक्ष में 2 पद तथा अंश परस्पर समान, यानी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अंश परस्पर समान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो दोनों की अब क्या करेंगे? पहले वाम पक्ष के हर का योग क्या है? x प्लस 4 और x प्लस 2, तो ये हो गए 2x प्लस 6। ठीक है। इसके बाद जोड़ेंगे अपन दक्षिण पक्ष, हरों का योग। दक्षिण पक्ष के हरों का योग करेंगे 2x प्लस 6 प्लस x प्लस 3 और 3x प्लस 2। अब देखिए इसका यहां इनका बराबर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा तो निश्चित अनुपात देखिए आप, यहाँ 2 वाली आती है ना, यहाँ 6 या 9 है, तो 2 का 1.5 गुना कितना हो गया? 3 और 6 का 1.5 गुना कितना हो गया? 9। तो इसलिए निश्चित अनुपात है। तो लिख देंगे सूत्र 0 सामने समुच्चय के षष्ठ अनुप्रयोग से, और दोनों में से कोई एक ले लेंगे। 2x प्लस 6 बराबर 0, 2x बराबर माइनस का 6 और x बराबर माइनस का 6/2, और इसमें इसका भाग देंगे तो माइनस का 3, x बराबर माइनस का 3। आप दोनों में किसी इसको भी काम में ले सकते हो, जैसे ले लिया 3x प्लस 9 बराबर 0, 3x बराबर माइनस का 9, x बराबर माइनस का 9 में 3 का भाग देंगे माइनस का 3, तो x बराबर माइनस का 3। उत्तर दोनों के क्या आएंगे? सेम आएंगे। इसलिए हम दोनों में से बस आपको ये पहचाना कि ये निश्चित अनुपात में है या नहीं। अगर मान लो ये निश्चित अनुपात में नहीं होंगे तो फिर आपके आंसर समान है नहीं है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो 1.5 गुना कैसे हुआ? 2 है, 2 का आधा 1 हुआ, 2 में 1 जोड़ दो 6 और 2, तो 6 तो है ही, मतलब 6 का आधा कितना होता है? 3, 6 3 9, तो ये भी 1.5 गुना हुआ, ये भी 1.5 गुना हो गया। तो इस तरीके से अपने प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये आपके पास बीजगणित के रूप में कोई भी समीकरण है उनको हल करने के लिए सरल और मौखिक अपन ने सरल और मौखिक रूप से समीकरणों को हल करने की विधियां अपन ने पढ़ी है। अब इस जो आपका चैप्टर है उसमें सिर्फ आपका एक पॉइंट और बच गया है, और वो है भाग। और भाग निकालने के लिए हमारे सिलेबस के अंदर 3 प्रकार की विधियां होती हैं। पहली विधि है सूत्र निखिलम विधि से भाग याद करना, और दूसरी विधि है सूत्र प्रावर्त्य विधि से भाग याद करना, और तीसरी विधि है ध्वजांक विधि से भाग याद करना। तो ये तीनों विधियां अपन नेक्स्ट